हेलो। हेलो। 24 मार्च को मोदी सरकार ने जब पहले लॉकडाउन का ऐलान किया था तो 4 घंटे नोटिस दिया था। यानी कि 8 बजे मोदी टेलीविजन पर आए और कहा कि 12 बजे से देश लॉकडाउन में जाएगा। अब यानी कि देश के 14 करोड़ जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको 4 घंटे नोटिस पे बेघर किया, बेरोजगार किया। तो वो नेचुरली इमीडिएटली वो तो रास्ते पर आ गए, क्योंकि वो एक ही जगह जानते हैं वो जा सकते थे, वो था उनका गांव। तो गांव जाने के लिए सभी रास्ते पर आ गए। तो आपने जो लॉकडाउन किया उसका जो मेन पर्पस था कि कोई किसी से करीब न आए, सोशल डिस्टेंस रखें, वो तो डिफीटेड हुआ इमीडिएटली। जैसे कि लोग माइग्रेंट वर्कर्स, 14 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स अगर सभी गांव जाने के लिए रास्ते पर आ जाए तो आपका सोशल डिस्टेंसिंग तो खत्म ही हो गया। इसीलिए बाय द वे अभी तक हमारे यहाँ लॉकडाउन के ऊपर लॉकडाउन चल रहा है, तभी भी हमारे जो नंबर ऑफ केसेस वो फ्लैटन भी नहीं हो रहे, वो बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं फ्रेश केसेस। दूसरे देशों में लॉकडाउन के अंदर कम से कम वो फ्लैट हो जाता है और फिर थोड़ा कम होता है जब वो लॉकडाउन को रिलैक्स करते हैं। हमारे यहाँ लेकिन लॉकडाउन इतने बुरी तरह से किया गया कि अभी तक लॉकडाउन के अंदर ही केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब उनको आपने बेघर किया, उनको आपने बेरोजगार किया, तो उनको कुछ तो मदद कीजिए। मोदी सरकार ने पहले कुछ नहीं किया, फिर कुछ दिन बाद मोदी ने कहा कि हम उनका फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करेंगे एक पैकेज। वो पैकेज में उन्होंने बहुत ही थोड़ा सा पैसा दिया, 92,000 करोड़ पैकेज था, 1.7 लाख करोड़ का। लेकिन उसमें से सिर्फ 92,000 जो कि कुछ handing over in the form of help to the various people, not just to migrant workers, but to various kinds of people. Total package of cash assistance was about 92 crores. उसके बाद महीनों चले गए, वो लॉकडाउन एक्सटेंडेड हुआ। उसके बाद अभी अभी पिछले हफ्ते एक फिर से थोड़ा सा उसको एक्सटेंड उसको उसको मदद की बात फिर आई। तो मोदी सरकार ने एक ऐलान किया कि वो 20 लाख करोड़ पहले का और अभी का मिलाकर 20 लाख करोड़ का एक पैकेज वो तैयार कर रहे हैं। वो फाइनेंस मिनिस्टर पैकेज बोलेंगे, अनाउंस करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर ने 5 कॉन्जिक्यूटिव डेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो पैकेज अनाउंस किया। जब पैकेज अनाउंस किया, ये पता चला कि वो पैकेज का मतलब ही कुछ और था। वो पैकेज तो बिल्कुल इट वाज जस्ट बॉम्बास्ट, उसमें कुछ था ही नहीं, क्योंकि द बल्क ऑफ द पैकेज कंसिस्ट ऑफ लोन ऑफर्स फ्रॉम बैंक्स। हम बैंक से लोन जाएगा किसानों के लिए, लोन जाएगा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, लोन जाएगा कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। उसको उन्होंने पैकेज किया, पैकेज के अंदर उसको उन्होंने डाला, और ज्यादातर पैकेज वही था। आप अगर बजट से जो पैसे इसके लिए आए, वो 20 लाख करोड़ के अंदर जो बजटरी ट्रांसफर, बजटरी एक्सपेंडिचर, सरकार की तरफ से जो एक्सपेंडिचर होना था, उसको अगर आप कुल मिलाए तो मेरे कैलकुलेशन से वो 1.9 लाख करोड़ है। कई लोग तो कहते हैं और भी कम है, 1.65 लाख करोड़ कम है। यानी कि कोई भी 2 लाख करोड़ से ज्यादा फिगर नहीं दे रहा है। और 2 लाख करोड़ से अगर ज्यादा नहीं है, कम है, तो हमारे जो जीडीपी है, देश का जो आय है, उसका सिर्फ 1% भी नहीं बनता, जस्ट अबाउट 1%।
तो हमारे यहाँ जो पैकेज हुआ है उसमें जो सचमुच जो मदद किया जा रहा है सिर्फ माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, सभी के लिए, लोगों के लिए जो पूरा मदद जा रहा है वो मदद है लेस देन 1%, मैक्सिमम 1% ऑफ द जीडीपी। अब आप इसको दूसरे देशों से कंपेयर करिए। जर्मनी में 5% ऑफ जीडीपी, जापान में 20% ऑफ जीडीपी, अमेरिका में 10% ऑफ जीडीपी, यानी कि हर जगह सरकार बैंक से पैसे लेकर या उनके सेंट्रल बैंक से पैसे लेकर लोगों को मदद कर रहे हैं, पैसों से मदद कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तो किसी के पास रोजगार नहीं है तो लोग कैसे काम चलाएंगे। हमारे यहाँ लेकिन सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया। अब ऐसा है कि सरकार ने जो वो पूरा का पूरा जो पैकेज दिया उसमें 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो है बैंक लोन्स जो अवेलेबल होंगे। अब देखिए कौन बैंक का लोन लेता है। बैंक का लोन कोई बिजनेस तभी लेता है जब उसको उत्पादन बढ़ाना हो। आप कुछ प्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल्स खरीदना है, उसके लिए आपको वर्कर्स को एम्प्लॉय करना है। तो जो वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप बैंक से लोन लेकर उसको मीट करते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ता है। लेकिन कोई क्यों प्रोडक्शन बढ़ाएगा अगर उसके लिए डिमांड नहीं है। देश में ये महामारी से पहले भी, ये कोविड-19 से पहले भी देश में डिमांड बहुत ही कम था। आप तो जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, इससे पहले भी पिछले साल जो फिगर्स आए थे, अनएम्प्लॉयमेंट वाज द हाईएस्ट इन 45 इयर्स। 45 सालों में इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कभी हुआ नहीं था। हेलो, is that all right? Okay, fine, all right. हाँ हाँ, तो अनएम्प्लॉयमेंट 45 सालों में इतना नहीं हुआ था। आप देखिए कंज्यूमर एक्सपेंडिचर 2017-18 में एक नेशनल सैंपल सर्वे ने एक कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का सर्वे किया। उससे पता चला कि 2011-12 में जो पर कैपिटा रियल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, यानी कि आप नॉमिनल एक्सपेंडिचर को आप जो प्राइस इंडेक्स से डिफ्लेट करेंगे, पर कैपिटा रियल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इन रूरल एरियाज 2017-18 में 8% लेस देन इन 2011-12। ये तो इतना सरप्राइजिंग था कि सरकार ने इस डेटा को रिलीज ही नहीं किया। तो अभी हम जानते हैं कि महामारी से पहले भी, कोविड-19 से पहले भी देश में मंदी चल रही थी, डिमांड बहुत ही कम था, इसीलिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे माथे पर था। अब उसके ऊपर ये कोविड आया। तो आप अगर लोगों को मदद देना चाहते हैं, आप अगर डिमांड को रिवाइव करना चाहते हैं, तो उसमें आपको लोगों के हाथ में क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर डालना पड़ेगा। और ये डालना पड़ेगा सरकार के खर्चे से, थ्रू ट्रांसफर द गवर्नमेंट मेक्स। कई इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि भाई आप हर एक पर्सन को, हर एक आदमी को, हर एक इंडिविजुअल को, आदमी औरत, आप महीने में हर एक हाउस होल्ड को, यानी कि नॉट इंडिविजुअली, हर एक हाउस होल्ड को आप महीने में 7,000 रुपए मदद कीजिए फॉर अबाउट 3 मंथ्स। 3 मंथ्स तक शायद कोविड का वो जो स्ट्रेंथ कम हो गया होगा, 3 मंथ्स के बाद लोगों को कुछ ना कुछ इनकम मिलेगा, लेकिन तब तक फॉर 3 मंथ्स आप हर फैमिली को 7,000 रुपए ट्रांसफर करिए। 7,000 क्या, सरकार ने कुछ भी नहीं किया। तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि क्योंकि डिमांड नहीं बढ़ रहा है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा,
क्योंकि प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। ये जो बैंक क्रेडिट का ऑफर जो सरकार ने किया, 20 लाख करोड़ का बैंक क्रेडिट देंगे, तो उसको तो कोई लेगा भी नहीं। तो इसीलिए जो सरकार का पैकेज है, ये पैकेज जो पूरा यूजलेस है, बेकार है, क्योंकि इससे लोगों को मदद नहीं पहुंचेगी, ये डिमांड नहीं बढ़ेगा, और ये जो पैकेज उन्होंने दिया, इसको कोई इस्तेमाल भी नहीं करेगा। तो दिस इज ए कंप्लीटली स्टूपिड एंड यूजलेस पैकेज। लेकिन अब सवाल ये है कि सरकार ने ये किया क्यों? आप कह सकते हैं ये सही भी है कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, तो लोगों के लिए इसके दिल में कोई हमदर्दी नहीं है। ये तो बिल्कुल ही सही है। लेकिन ये इसमें एक और बात है कि वो जो अभी जो ग्लोबलाइजेशन में हम फंसे हुए हैं, विश्वीकरण में फंसे हुए हैं, ये विश्वीकरण है, इसका एक मेन एक उसका लक्षण है कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, यानी कि वित्तीय पूंजी सारी दुनिया में इस ग्लोबलाइजेशन के अंदर बहुत जोरों से इधर से उधर मूव कर रही है। कभी इस देश में है, 2 मिनट में कहीं दूसरे देश में चली जाती है, वगैरह वगैरह। तो इट इज मूविंग एट ए डिजीइंग पेस, और इसका कोई ट्रेड से ताल्लुक नहीं, इसका कोई कमोडिटी मूवमेंट से ताल्लुक नहीं, ये तो स्पेक्यूलेटिव गेन के लिए यहां से वहां मूव करती रहती है। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंस है, देखिए आप सोचिए, अगर हमारे यहाँ क्या सरकार तो नेशनल गवर्नमेंट है, ब्रिटेन के लोग ब्रिटेन का सरकार को इलेक्ट करते हैं, हमारे लोग हमारे सरकार को इलेक्ट करते हैं, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान सरकार को इलेक्ट करते हैं, यानी कि हमारे यहाँ जो स्टेट है, राष्ट्र है, इट इज ए नेशन स्टेट। लेकिन जो पूंजी है, वो पूंजी तो अब इंटरनेशनल हो गया, पूंजी इज ग्लोबल। तो इफ यू हैव ए नेशन स्टेट विच इज फेसिंग ग्लोबलाइज्ड फाइनेंस, आप इसका मतलब समझिए। अगर कोई नेशन स्टेट ने ऐसा कोई कदम उठाया जिससे पूंजी को अच्छा नहीं लगा, तो पूंजी एक देश से दूसरे देश चली जाएगी। तो पहले देश ने जहां कदम उठाया गया था, तो वहां तो क्राइसिस बन जाएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस। जब क्राइसिस बनेगा तो सरकार नेचुरली कहेगी नहीं 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 भाई, सॉरी, आप आ जाइए वापस, हम ये कदम को उठा रहे हैं, वापस ले रहे हैं। तो यानी कि जब ग्लोबल फाइनेंस नेशन स्टेट के सामने फेस करे, तो नेशन स्टेट लूजेस इट्स पावर, loses its strength, loses its autonomy. नेशन स्टेट को वही करना है जो ग्लोबलाइज्ड फाइनेंस को पसंद है। अब ग्लोबलाइज्ड फाइनेंस को तो ये पसंद नहीं कि आप पूंजीपतियों के ऊपर टैक्स लगाए, ग्लोबलाइज्ड फाइनेंस को ये भी पसंद नहीं कि आप फिस्कल डेफिसिट, यानी कि सरकार जो ऋण लेकर अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, आप फिस्कल डेफिसिट बढ़ाए, ये भी ग्लोबलाइज्ड फाइनेंस को पसंद नहीं है। आप इसका एक उदाहरण देखिए, अभी हमारे देश में एक लॉ है, सिर्फ हमारे देश में, सारी दुनिया में एक लॉ है कि किसी भी देश में सरकार जीडीपी के 3% से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं चला सकती है। ठीक है, हमारे तो कोई लॉ नहीं कि भाई 3% से कम आप हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते हैं, कोई लॉ नहीं कि आप इतने परसेंट से कम एजुकेशन एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन सिर्फ एक ही लॉ है कि आप फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्यों फिस्कल डेफिसिट के ऊपर क्यों इतना इतना जोर है, जो कि हेल्थ केयर के ऊपर नहीं, एजुकेशन के ऊपर नहीं, वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स के ऊपर नहीं? कारण ये है कि ये ग्लोबलाइज्ड फाइनेंस को पसंद है, क्योंकि दे डोंट लाइक ए फिस्कल डेफिसिट। हमारे यहाँ जो लॉ है, 3% फॉर द सेंटर, 3% फॉर द स्टेट्स, 6% ऑफ जीडीपी इज द मैक्सिमम फिस्कल डेफिसिट। अब ऐसा है कि सरकार अगर डिमांड बढ़ाना चाहे, अगर आप मजदूरों से, अगर आप पेजेंट्स और वर्कर से 100 रुपए टैक्स करके लेते हैं और 100 रुपए खर्चा करते हैं, आप सरकार हैं, तो डिमांड तो बढ़ा ही नहीं, क्योंकि जो 100 रुपए पेजेंट्स और किसान और श्रमिक से आप लेते हैं, वो तो उसको खर्चा ही करते।
क्योंकि वो तो मोर और लेस हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस, सारे महीने में उनका जो इनकम आता है, उनका जो एक्सपेंडिचर होता है, वो रफली दे आर बैलेंस्ड। तो अगर आप, if you tax workers and peasants and spend that, then there is no increase in demand. डिमांड तभी बढ़ता है जब आप कैपिटलिस्ट को टैक्स करेंगे, पूंजीपतियों को टैक्स करेंगे, क्योंकि आप अगर उनसे 100 रुपए लेंगे तो वो उनका एक्सपेंडिचर 50 रुपए कम होगा, बाकी 50 रुपए उनके जो सेविंग्स है, जो वो खर्चा नहीं करते, जो पॉकेट में रखते हैं पैसे, उसमें से आ सकता है। तो अगर आप कैपिटलिस्ट टैक्स करके खर्चा करेंगे, फिर आपका पूरा डिमांड सारे देश में बढ़ेगा। अगर आप फिस्कल डेफिसिट, यानी कि आप किसी को टैक्स मत करिए, आप सिर्फ सरकार ऋण लेकर खर्चा करती है, तो डिमांड तो बढ़ेगा ही। लेकिन ये दोनों तरीके ग्लोबलाइज्ड फाइनेंस को पसंद नहीं है। तो इसीलिए जो सरकार सोचती थी कि हमें डिमांड बढ़ाना है, ये मोदी सरकार को भी इतना मालूम होना चाहिए। इतने तो बेवकूफ नहीं है, सभी बोल रहे हैं कि भाई डिमांड बढ़ाओ, डिमांड बढ़ाओ, इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं डिमांड बढ़ाओ। तो वो डिमांड क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? क्योंकि वो जो वित्तीय पूंजी है, जो ग्लोबलाइज्ड फाइनेंस है, उसके सामने कोई स्टेप लेने के लिए इनके पास हिम्मत नहीं है। आप जब तक वो ग्लोबलाइज्ड फाइनेंस के पंजे में आप जब तक रहेंगे, यू वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग टू हेल्प द पुअर और एनलार्ज द फिस्कल डेफिसिट। बाकी देशों में जहां उन्होंने बढ़ाया, एक्सपेंडिचर बढ़ाया, दे वर विलिंग टू कम आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ ग्लोबलाइज्ड फाइनेंस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमानेंटली, लेकिन ये जो क्राइसिस के अंदर दे वर विलिंग टू टेक स्टेप्स व्हिच वर नॉट लाइक्ड बाय फाइनेंस। अब वो कितना इसको चलाएंगे, कितनी देर चलाएंगे, 2-3 महीने बाद वो फिर ग्लोबलाइज्ड फाइनेंस को खुश करने के लिए, इफ दे फॉल इनटू द सेम पैटर्न एज बिफोर, ये वी हैव टू वेट एंड सी। लेकिन हमारे देश में पहले से ही मोदी सरकार ने ग्लोबलाइज्ड फाइनेंस को डिफाई करने के लिए इनके पास हिम्मत नहीं था। तो ये इतना कहते हैं कि हम आत्मनिर्भरशील होंगे, ये होंगे, वो होंगे, लेकिन इनमें दम नहीं है। Fundamentally, it does not have the courage to face up to imperialism. It doesn't have the courage to face up to globalized finance. जस्ट फेस अप टू, वो बाद में क्या होगा बात अलग है। अगर ग्लोबलाइज्ड फाइनेंस, अगर आपने लोगों की मदद की ड्यूरिंग द पेंडेमिक, और अगर ग्लोबलाइज्ड फाइनेंस देश छोड़कर जा रहा है, तो आप उसके ऊपर रोक लगाइए। आप कहिए नहीं, वी आर इन एन इमरजेंसी, वी कैन नॉट अलाउ अ फाइनेंशियल आउटफ्लो। लेकिन ये करने के लिए मोदी सरकार के पास हिम्मत नहीं है। तो मैं आपसे पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि ये मोदी गवर्नमेंट्स इनकैपेसिटी टू डू एनीथिंग, मोदी गवर्नमेंट्स अनविलिंगनेस टू डू एनीथिंग, ये एक तो है दे आर एंटी पीपल, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये भी है दैट दे आर टिमिड, they lack courage to face up to globalized finance. बल्कि ये मैं कहूंगा कि globalized finance backs only such governments in third world countries जिनके पास हिम्मत नहीं हो। अगर हिम्मत है तो आप फाइनेंस के खिलाफ खड़े होंगे, तो ये तो फाइनेंस को पसंद नहीं है। तो इसीलिए ये जो पैकेज उन्होंने तैयार किया, ये तो बिल्कुल बकवास है। इससे डिमांड भी नहीं बढ़ेगा, इससे लोगों को कोई मदद नहीं पहुंचेगी, और इससे इसके कोई टेकर्स भी नहीं होंगे। इट्स गोइंग टू रिमेन अनयूटिलाइज्ड। अब ये जो मैंने कहा अभी, दिस इज रियली पार्ट ऑफ अ मोर जनरल कॉन्ट्रडिक्शन जो अभी दुनिया में उभर कर आ रही है। वो कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि पूरे पूरे ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में there is a fundamental contradiction between the dictates of finance and the interests of the people. एक तो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि देखिए, जब मंदी बढ़ती है, जब लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, तो उस वक्त सरकार को खर्चा करना चाहिए, डिमांड बढ़ाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से डिमांड बढ़ाने से
जिस तरीके से खर्चा करने से डिमांड बढ़ सकता है, सरकार उस तरीके से खर्चा नहीं कर सकती, क्योंकि डिक्टेट्स ऑफ फाइनेंस आर अगेंस्ट इट। यानी कि लोगों के जो इंटरेस्ट कि भैया आप अनएम्प्लॉयमेंट घटाइए, कम करिए, और जो डिक्टेट्स ऑफ फाइनेंस कि आप कैपिटलिस्ट को टैक्स मत करिए, आप फिस्कल डेफिसिट मत बढ़ाइए, इन दोनों में एक फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन है। आई जस्ट गिव वन एग्जांपल। देखिए, आप फॉर इंस्टेंस आपने हेल्थ केयर और एजुकेशन प्राइवेटाइज किया, क्यों? नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि ग्लोबलाइज्ड फाइनेंस के प्रेशर में हमारे देश में लागू हुए हैं। नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज वांट दैट हेल्थ केयर एजुकेशन शुड बी प्राइवेटाइज्ड। जब हेल्थ केयर और एजुकेशन प्राइवेटाइज्ड होते हैं, उससे दे ऑल्सो बिकम मोर एक्सपेंसिव। when they become more expensive, ordinary people, workers, peasants, इनका खर्चा बढ़ जाता है। इसीलिए जो मैंने कहा कि उनका पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन रियल टर्म्स कम हो गया है, द रीजन इज दैट क्योंकि उनके पास जो, समझ लीजिए आपका आपका बच्चा अगर बीमार हो गया, आपने उसको किसी हॉस्पिटल में लिया, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल अब धीरे धीरे बंद हो रहे थे, प्राइवेट हॉस्पिटल को लेना पड़ेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल को आपने लिया, हजारों की संख्या में आपको उसके लिए बिल भरना पड़ेगा। तो आप बिल कैसे भरेंगे? आपने जमीन बेचा, आपने कुछ कुछ चीजें बेची और उसके पैसे से आपने अपने बच्चे का इलाज करवाया। तो ऐसा है कि इसीलिए अब ये जो डिक्टेट्स ऑफ ग्लोबलाइज्ड फाइनेंस एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इनमें एक फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन है, विच इज देयर थ्रू आउट द पीरियड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के पीरियड का ये एक मुख्य लक्षण है कि इस पीरियड में contradiction is acute between the dictates of finance, globalized finance, and the interests of the people. अब ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कॉन्ट्रडिक्शन एक बड़ा शार्प हो जाता है ड्यूरिंग दिस कोविड-19। जब पैंडेमिक आता है तो पैंडेमिक में ये कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ही शार्पली दिस कॉन्ट्रडिक्शन कम्स टू द फोर। उसका एक मैंने उदाहरण दिया। 14 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स वो रास्ते पर है या कहीं बेचारे कहीं स्कूल बिल्डिंग में बंधे हुए हैं वगैरह वगैरह। उनको आपको मदद करना चाहिए, किसी भी सरकार को उनको मदद करना चाहिए। लेकिन आप मदद अगर करेंगे तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो फाइनेंस देश से बाहर चली जाएगी। अगर फाइनेंस चली जाएगी तो जिस सरकार के पास इतना हिम्मत नहीं कि वो चले जाने के ऊपर रोक लगाए, तो नेचुरली वो सरकार केव इन कर जाएगा, जो कि मोदी सरकार ने किया है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड डिक्टेट्स ऑफ फाइनेंस, वो पैंडेमिक के अंदर बिल्कुल शार्पली आके दे एक्चुअली बिकम शार्पन्ड। अभी जो हम देख रहे हैं, दिस इज शार्पनिंग of the contradiction between the interests of the people on the one hand and the dictates of finance on the other hand. अब अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप ऐसा करेंगे तो पहली बात, इसके इसके कुछ इम्प्लीकेशंस देखिए। पहली बात तो ये है कि जो डिमांड बढ़ाना जरूरी था, वो डिमांड तो आपने बढ़ाया नहीं। अभी आप इतने सारे लोग गांव गए हुए हैं। जो गांव गए हुए हैं वो तो अभी तो लौटने वाले नहीं हैं। तो यानी कि यू हैव टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट फॉर देम इन द विलेजेस देमसेल्व्स। जो शहर में लोग हैं उनके पास कई महीनों से कोई आमदनी नहीं है, तो जैसे ही लॉकडाउन को आप बंद करेंगे, उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो अभी देयर वुड बी एन इमीडिएट नीड फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, जैसे फैक्ट्री खुलेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये पैंडेमिक से पहले भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, और पैंडेमिक के अंदर तो और भी बढ़ गया है। अभी तो देश में क्वार्टर ऑफ द वर्कफोर्स, यानी कि तकरीबन 25% अनएम्प्लॉयमेंट देश में है। 23% 5, लेकिन वो आप
तकरीबन 25% अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, आप थोड़ा सा घट जाएगा, जैसे लॉकडाउन को आपने निकाल देंगे, आप निकाल देंगे तो थोड़ा घट जाएगा, लेकिन तब भी 10-12% अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। और ऐसा है कि जो लोग गांव गए हैं उनको तो वही एम्प्लॉयमेंट देने की जरूरत है। इसके लिए आपको वो कम से कम इमीडिएटली MGNREGS यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को बहुत ही जोरों से बढ़ाना है। इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कि भाई हर हाउस होल्ड को 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देंगे, वो सब छोड़िए। जो भी आएगा, जितने दिनों के लिए एम्प्लॉयमेंट मांगेगा, आप उसको इतने उतने ही दिनों के लिए एम्प्लॉयमेंट दीजिए। और जो भी आएगा वो कार्ड वार्ड छोड़िए, वो क्या रजिस्ट्रेशन छोड़िए, जो भी आएगा एम्प्लॉयमेंट ऑन डिमांड हैज टू बी प्रोवाइडेड। अब मोदी सरकार ने क्या किया, 40,000 crores is the total money they have allocated for enlarging employment in this entire rescue package. अब देखिए, मैंने कहा 14 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स हैं, सरकार खुद कह रही है कि 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स है। उनका एस्टिमेट अंडर एस्टिमेट है, लेकिन समझ भी लीजिए 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स हैं। 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स, अगर आप 40,000 करोड़ आपने उसके लिए दिया है MGNREGS के लिए, यानी कि 5,000 रुपीज पर वर्कर। मोस्ट स्टेट्स MGNREGS में डेली वेज जो है वो 250 रुपए का है, यानी कि आपने 20 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया। कहाँ लोग कह रहे थे कि भाई 3 महीने का एम्प्लॉयमेंट दीजिए, 6 महीने का एम्प्लॉयमेंट दीजिए, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। लेकिन आपने जो बजट एलोकेशन और बजट है जो अनाउंसमेंट किया, उससे उनको सिर्फ 20 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इससे तो कुछ बना नहीं। देश में अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है ही नहीं, यानी कि MGNREGS सिर्फ रूरल एरियाज में है। हम लोग बहुत दिनों से, हम लोग यानी कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे अर्थशास्त्री बहुत दिनों से कह रहे हैं कि भाई आप एक उसका काउंटर पार्ट अर्बन एरिया में शुरू कीजिए, एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम शुरू कीजिए, जिसमें आप एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड को भी एम्प्लॉयमेंट गारंटी दे सकते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, लाइक केयर एक्टिविटीज, जहां की आप एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड को भी एम्प्लॉय कर सकते हैं। समझ लीजिए गिविंग ट्यूशंस टू दलित चिल्ड्रन इन अर्बन एरियाज। अब वो बेचारे जब जब स्कूल से आते हैं, उनको तो कोई प्राइवेट ट्यूटर नहीं पढ़ाता, वो ऑलरेडी डिसएडवांटेज हो जाते हैं। तो आप उनको सपोर्ट कीजिए एकेडमिकली बाय एम्प्लॉइंग द लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड अंडर एन अर्बन स्कीम। और वैसे तो ऑलरेडी जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनको भी आप इसमें एम्प्लॉय कीजिए। तो हम, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। एक तरफ MGNREGS में जो बढ़ाया उससे सिर्फ 20 दिन की एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, और दूसरी तरफ सरकार ने अर्बन वर्कर्स को तो बिल्कुल ही कुछ नहीं किया। ये बहुत बहुत लोगों की मांग है कि भाई आप जब MGNREGS को बढ़ाते हैं तो आप ऐसा करिए कि MGNREGS में जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनको अगर गांव के रूरल एंटरप्राइज में अगर वो वर्कफोर्स में हैं कुछ चीजें बनाने के लिए, कुछ मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उनका जो वेज बिल है तो आप उसको इंक्लूड करिए MGNREGS में। यानी कि समझ लीजिए कोई छोटा इंडस्ट्री है, वो छोटे इंडस्ट्री में जो कोई वर्कर्स अभी आएंगे, जब तक छोटा इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता है, अभी तो खड़ा ही नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तो वो क्लोज डाउन की वजह से उनके पास कई कई मुसीबतें खड़ी हैं। तो जब तक वो खड़ा नहीं होता है, आप उनका वेज बिल
MGNREGS से भरिए, सरकार वेजेस दे टू वर्कर्स हु आर वर्किंग इन दोज एंटरप्राइजेस। और भी अच्छा होगा अगर ये एंटरप्राइजेस पंचायत ओन्ड हो। देखिए चाइना में टाउनशिप और विलेज एंटरप्राइजेस हैं, बहुत बड़े सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई आप पंचायत एंटरप्राइजेस शुरू कीजिए, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और पंचायत एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए, सस्टेन करने के लिए आप MGNREGA से कुछ महीनों के लिए उनका वेज बिल भरिए। तो ये एक बोल्ड न्यू एक्सपेरिमेंट हो सकता था, और इससे गांव की थोड़ा सा सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ सकता था इन रूरल एरियाज। बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस हो सकती थी, लेकिन वो सरकार ने कुछ नहीं किया। वैसे भी जो अर्बन एंटरप्राइजेस हैं उनके भी तो कई दिक्कतें हैं। आप एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम करिए, और अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से अगर कोई अर्बन एंटरप्राइजेस ऐसे वो जो छोटे छोटे क्षुद्र जो हैं एंटरप्राइजेस, उनमें जो वेज बिल है, उस वेज बिल को कम से कम कुछ महीनों के लिए urban employment guarantee scheme से भरिए। तो this would be a way of generating employment, encouraging small scale sector, making them stand on their feet, and of course it's a way of subsidizing। ब्रिटेन में समझ लीजिए, अभी जो उनका लॉकडाउन हुआ था, उस लॉकडाउन पीरियड में obviously the workers were not working, but the British government told the various enterprises कि भाई देखिए आप उनको पूरा का पूरा रोजगार दीजिए, उनको पूरा का पूरा वेतन दीजिए, और गिव देम देयर वेजेस एंड सैलरीज, एंड वी शैल मीट अ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ दीज वेजेस एंड सैलरीज। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ने एक लागू किया था कि भाई देखिए हम इट पास्ड डायरेक्टिव टू ऑल एंटरप्राइजेस कि भाई आप सैलरी इस पीरियड में दीजिए, लेकिन वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई जरूरी नहीं है देने के लिए, कैसे देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखती कि भाई लोग रहेंगे कैसे, जो 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 श्रमिक है उसका कैसे चलेगा। सुप्रीम कोर्ट वर्कर्स की तरफ देखती नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ देखती है टुवर्ड द इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, आई कुड इवन अंडरस्टैंड इफ द सुप्रीम कोर्ट हैड एक्चुअली सेड दैट सरकार को इनको कुछ मदद करना चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट को, लेकिन वैसा कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कैसे मदद कैसे अपना सैलरी बिल भरेंगे। तो जो पॉसिबिलिटीज थी, जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो तो कुछ भी सरकार ने नहीं किया, जिसकी वजह से जब लॉकडाउन खत्म होगा, हमारा जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है देश में, वो तो और भी जोरों से इज गोइंग टू हिट अस। ठीक है, अब अब 23.5% अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं हुआ, क्योंकि वो रेलवेज चलेंगे, ये जब जब चलेंगे तो कुछ लोग उसमें जाएंगे काम करने के लिए, तो अनएम्प्लॉयमेंट कुछ कम हो जाएगा। लेकिन जो जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो कि कोविड-19 से पहले था, वो अभी बाद में भी रहेगा, बल्कि और भी खराब होके रहेगा, क्योंकि देयर वाज अ होल टेंडेंसी टुवर्ड्स अ वर्सनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। डिमांड नहीं है देश में। तो व्हाट द गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड, इससे कुछ भी हेल्प नहीं मिलेगा टू द क्राइसिस, टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड सो ऑन। देश में जो क्राइसिस चल रहा था, वो क्राइसिस और भी डीपन होगा, और भी सीरियस होगा। और दुनिया भर में एक क्राइसिस चल रहा है जो कि और भी डीपन होगा, और भी सीरियस होगा, जिसकी वजह से जो हमने अभी जो 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 नियोलिबरल स्ट्रेटेजी है, वो नियोलिबरल स्ट्रेटेजी अब चलने वाला नहीं है। ये जो नियोलिबरल स्ट्रेटेजी जो चल रहा था, मैंने कहा नियोलिबरल स्ट्रेटेजी में there is a fundamental contradiction between the dictates of finance and the interests of the people. इस contradiction के how is it that governments pursuing neoliberal strategies manage to get elected?
अगर इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है जो मैं कह रहा हूं, तो लोग कैसे इनको वोट देते हैं? लोग कैसे वोट देते हैं? पहले यूपीए को वोट दिया, फिर एनडीए को वोट दिया, ऑल ऑफ हुम फॉलो द न्यू लिबरल स्ट्रेटजी। इसीलिए कि अभी तक एक इल्यूशन था कि देखो भाई, न्यू लिबरल स्ट्रेटजी से बहुत बड़ा ग्रोथ हो रहा है, और अगर ग्रोथ हो रहा है तो ठीक है, आपको अभी तक कुछ उससे फायदा नहीं हुआ, लेकिन कल हो जाएगा। यानी कि हाई ग्रोथ camouflaged this contradiction between the dictates of finance and the interests of the people. But जब high growth खत्म हो गया, तो this contradiction comes in a very serious way. If you pursue neoliberal strategy in that period, जब high growth खत्म हो गया, जो crisis चल रहा है, तो आप उसको सिर्फ you can manage to pursue it only by becoming authoritarian, only by becoming anti democratic, only by suppressing the workers, only by suppressing civil liberties, by suppressing democratic rights, जो कि मोदी सरकार अब धीरे धीरे कर रही है। पिछले 6 सालों से हो रहा था, लेकिन पिछले 1 साल में बहुत ही हुआ है। और ये जो पैंडेमिक हुआ है, दिस इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द मोदी गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू रोल बैक डेमोक्रेसी। इसी पीरियड में जो एंटी सीएए प्रोटेस्ट चल रहे थे, जितने सारे प्रोटेस्टर्स उसमें थे, उनमें से ज्यादा कई सारे लोगों को अंडर यूएपीए दे हैव बीन अरेस्टेड। उनके खिलाफ सेडिशन लॉज लगाए गए हैं। फिर आप देखिए, इसी पीरियड में देयर हैज बीन अ मैसिव अटैक ऑन द राइट्स ऑफ वर्कर्स, जो कि 200 सालों से द राइट्स व्हिच द वर्कर्स हैव वन, 200 सालों से कंटिन्यूअसली स्ट्रगल करके जो अधिकार श्रमिक श्रेणी को मिले थे, वो अधिकार को योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने रोल बैक कर दिया है, और कई सारे बीजेपी गवर्नमेंट रोल बैक कर रहे हैं। और उसके खिलाफ अभी स्ट्राइक करना मुश्किल है, क्योंकि दे आर यूटिलाइजिंग दिस लॉकडाउन के अंदर तो वैसे भी तो सब बंद है, आप कैसे स्ट्राइक करेंगे? आप कैसे एक पॉलिटिकल एजिटेशन करेंगे? आप कैसे मीटिंग करेंगे? तो दे आर यूटिलाइजिंग दिस टू रियली ब्रिंग इन authoritarian, anti-working class, anti-democratic measures. अगर आप एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी लेबर मेजर्स लाएंगे, तो फिर आप कैसे, हाउ डू यू, आप क्या इलेक्शन बंद कर देंगे? अगर देश में क्राइसिस चल रहा है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, अगर लोगों के पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घट रहा है इन रियल टर्म्स, तो आप कैसे उसको, हाउ डू यू होप टू गेट इलेक्टेड? क्योंकि इलेक्शन तो तभी हो सकता है जब लोग आपको वोट देंगे। लेकिन अगर आप ये सब करेंगे तो लोग आपको वोट क्यों देंगे? इसीलिए फिर वो कम्युनल डिवाइड को बढ़ा रहे हैं। देखिए, सारी दुनिया में इंडिया मस्ट बी द ओनली कंट्री, जबकि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्राइसिस लोगों को इकट्ठा ना करके बल्कि लोगों को डिवाइड किया जा रहा था कि ये दिस इज ए मुस्लिम कंस्पिरेसी। तो दिस कम्युनलाइजेशन is part of the same agenda, because you are अटैकिंग द राइट्स ऑफ एवरीबॉडी। आप सिविल लिबर्टीज पर अटैक कर रहे हैं, आप डेमोक्रेटिक राइट्स पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे अटैक करेंगे तो फिर in order to win elections you have to mobilize on some other grounds. वो grounds क्या है? communal grounds. आप लोगों को polarize करिए on communal grounds, उसकी strength पर फिर you may hope to get elected. तो ये जो डायरेक्शन में मोदी सरकार जा रही है, मैं ये कहना चाहता हूं, दिस डायरेक्शन इज inevitably linked to the fact that it is listening to the dictates of globalized finance. It is not listening to the interests of the people. Because it is listening to the dictates of globalized finance, it has to become increasingly communal fascist. It has to become increasingly communal authoritarian. It has to increasingly suppress civil liberties. So I would end by saying the following.
मेरा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड पैंडेमिक। मैं ये कहना चाहता हूं अभी पैंडेमिक हैज ब्रॉट ग्लोबलाइजेशन के जो कॉन्ट्रडिक्शंस थे दे हैव कम टू अ हेड। ग्लोबलाइजेशन पीरियड इटसेल्फ हिस्टोरिकली ये पीरियड खत्म हो गया है, क्योंकि जो ग्रोथ पहले हुआ था वो अब होने वाला नहीं है। अभी कैपिटलिज्म हैज रीच्ड अ डेड एंड। इस पीरियड में या तो आप फाइनेंस के खिलाफ जाइए और आप फिर से कुछ केन्सियन डिमांड मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, सरकार डिमांड बढ़ाएगी, कुछ वेलफेयर एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, जिसके लिए आपको फाइनेंस के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। या तो आप वो कीजिए, अगर आप वो नहीं करते, अगर आप फाइनेंस के साथ खड़े हैं जैसे मोदी सरकार खड़े हैं, तो आपको इंक्रीजिंगली एक फैशिस्ट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो अभी दुनिया में एक कैपिटलिज्म हैज कम टू ए स्टेज वेयर देयर इज अ चॉइस ओनली between two ways of proceeding. One is proceeding in a way where you can actually increase some welfare expenditures, try and bring about a new class equilibrium, and the other is towards fascism. अब बहुत सारे कैपिटलिस्ट कह रहे हैं कि भाई हमें वो पहले डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि ये क्लास इक्विलिब्रियम आसान काम नहीं है। अगर आप उस तरफ जाएंगे then you'll have to depend on, then the people have to be active. Working masses have to be on the streets demanding that capitalism should move in that direction. Otherwise, they'll get rolled back. Otherwise, 6 महीने के लिए आपने खर्चा किया, some welfare expenditure, उसके बाद खत्म. So, if you want to persist in that direction, then it would require the political activation of the working class. अगर आप वो करते हैं तो वर्किंग क्लास आगे बढ़ने के लिए कैपिटलिज्म के अंदर ही सीमित नहीं रहेगी, लेकिन और आगे बढ़ जाएगी। तो इसीलिए एक तरफ हमारे यहाँ फैशिस्ट डायरेक्शन में जाना है और दूसरी तरफ the possibility of moving in a socialist direction. The dead end of capitalism has brought us to this choice. बस मैं इतना कहना चाहता हूं। अब कुछ सवाल आप मुझे कीजिए। या हाँ 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 अच्छा ठीक है मैं थोड़ा सा और कह रहा हूँ। ओके ठीक है। या हमारे देश में देखिए, मैंने कहा कि हमारे देश में भी ग्लोबलाइजेशन, न्यू लिबरल पॉलिसीज एक लिमिट पहुंच गए हैं। दे हैव रीच्ड डेड एंड। तो मोदी सरकार उसी को अभी भी फॉलो कर रही है, जिससे कोई काम बनेगा नहीं। जब तक डिमांड नहीं बढ़ता कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और डिमांड तभी बढ़ सकता है जब सरकार खर्चा कर सकती है बाय टैक्सिंग वेल्थ ऑफ द कैपिटलिस्ट और बाय एनलार्जिंग द फिस्कल डेफिसिट, जो सरकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ग्लोबलाइज्ड फाइनेंस से सरकार को भय है, डरती है। तो ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव तो ये है कि आप यू स्पेंड, सरकार को खर्चा करना चाहिए, और खर्चा करने के लिए इट हैज टू पुट अ वेल्थ टैक्स ऑन द कैपिटलिस्ट। अगर आप, मैंने एक कैलकुलेशन किया था, वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स, दो चीजें, सिर्फ दो चीजें। आप 2% वेल्थ टैक्स लगाइए जो सबसे रिचेस्ट 1% ऑफ वेल्थ होल्डर्स, आप उन्हीं के ऊपर
उनका जो वेल्थ है वो हर साल कुछ सम proportion of it gets distributed among their children. जो proportion distributed होता है आप उस पे 1/3 inheritance tax लगाइए। यानी कि अगर मेरे पास 100 रुपए वेल्थ है वो मैं अपने बच्चों को के अंदर बांटना चाहता हूं तो 100 में से 33 सरकार ले लेगी। बाय द वे सभी कैपिटलिस्ट देशों में ये है। जापान में तो इनहेरिटेंस टैक्स 80% है, 80% है, जो कि अगर मैं 100 रुपए अपने बच्चों को देना चाहता हूं तो उसमें से 80% सरकार ली जाएगी। तो वेल्थ टैक्स एंड इनहेरिटेंस टैक्स आर देयर एवरीवेयर। अगर आप टॉप 1% ऑफ वेल्थ होल्डर्स के ऊपर, टॉप 1% ऑफ हाउस होल्ड 2% वेल्थ टैक्स लगाएंगे और 33% इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे, उससे मैंने कैलकुलेट किया आप लोगों को 5 फंडामेंटल इकोनॉमिक राइट, यूनिवर्सल इकोनॉमिक राइट दे सकते हैं। राइट टू फूड, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, right to free publicly funded healthcare, right to free publicly funded education, and of course, right to a living old age pension and disability benefits. ये पांचों राइट्स जो कि फंडामेंटल है हमारे वेलफेयर स्टेट के लिए, ये आप दे सकते हैं ओनली विथ दिस मच ऑफ टैक्सेशन। अगर आपने इन टैक्सेस से, या आप पूरा भी अगर नहीं करे, किस डायरेक्शन में जाना है, आपने कुछ वेल्थ टैक्स बिठाया, उससे कुछ आपको आमदनी हुई सरकार को, तो उससे इट मस्ट एनलार्ज द एग्रीकल्चरल सेक्टर। अभी टाइम आया है कि देखिए, हम कहते हैं नियोलिबरलिज्म में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ क्या है कि हमारे देश से दूसरे देशों को एक्सपोर्ट होता है। ओके, जो एक्सपोर्ट होता है उससे जो कुछ इनकम बढ़ता है, उस इनकम को लोग घर देश में खर्चा करते हैं, तो उससे एक स्टिमुलस मिलता है, ग्रोथ होता है। लेकिन हम एक्सपोर्ट सिर्फ दूसरे देशों के बारे में क्यों सोचे? व्हाई कैन वी नॉट थिंक ऑफ एक्सपोर्टिंग टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर? इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो हम export led इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सपोर्ट्स टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं कह सकते? तो इसीलिए अभी जो टाइम आया है, if we are going to go back from neoliberal policies, which we have to do, then we have to develop agriculture, we have to develop food production, we have to develop rural enterprises, we have to develop जो मैंने पहले कहा था केयर इंडस्ट्रीज, नर्सिंग, एजुकेशन वगैरह। तो इनको सब डेवलप करने से हमें एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी हमारे पास होगी जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। नियोलिबरल स्ट्रेटेजी तकरीबन खत्म ही हो गया है। हाँ, हेलो। हाँ, बोलिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और आपने जो एग्रीकल्चर के बारे में पूछा, वो आप क्वेश्चन करके पूछ लीजिए, ठीक है? ओके, ऑल राइट, या। हाँ, सुनिए, एक एक सवाल आया है कि हाउ डू यू सी द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आफ्टर द पेंडेमिक? देखिए, दिस इज नथिंग टू डू विद द पेंडेमिक एज सच। देयर इज अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विच इन एनी केस, न्यू क्या, आई मीन एक चैलेंज टू द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर जो कि उभर रहा था ड्यूरिंग द क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म। क्योंकि ऐसा है कि देखिए, मैंने कहा सारी दुनिया में ये जो क्राइसिस तो चल रही है, इवन बिफोर द पैंडेमिक और आफ्टर द पैंडेमिक भी ये क्राइसिस चलेगी, ठीक है? अब आप इस कैसे इसमें से निकलेंगे? एक तो ये है कि आप
अगर ग्लोबल लेवल पर देयर इज, आप डिमांड बढ़ाएं, कोई ग्लोबल स्टेट तो नहीं है। मैंने कहा ग्लोबलाइज्ड फाइनेंस को ये पसंद नहीं है कि इंडिविजुअल कंट्रीज गवर्नमेंट, इंडिविजुअल नेशन स्टेट्स अपना फिस्कल डेफिसिट बढ़ाए, टैक्सेस ऑन कैपिटलिस्ट बढ़ाए। तो लेकिन अगर एक ग्लोबल स्टेट होता तो बात अलग थी। फिर फाइनेंस तो चांद में तो नहीं जाएगा, यहीं तो रहेगा। तो इसीलिए इफ यू हैड ए ग्लोबल स्टेट दैट कुड हैव एक्चुअली डन सम काइंड ऑफ एन इंक्रीज इन डिमांड। देखिए 1930s में कुछ जर्मन ट्रेड यूनियंस थे जिन्होंने ये सजेस्ट किया था, तब का जो ग्रेट डिप्रेशन था उसके अंदर उन्होंने सजेस्ट किया था, एक ग्लोबल स्टेट तो नहीं था लेकिन सभी बड़े बड़े राष्ट्रों को एक साथ होके डिमांड बढ़ाने का एक कोई स्टेप लेना चाहिए। सो यू कुड हैव ए कोऑर्डिनेटेड फिस्कल स्टिमुलस। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है। देर इज नो टॉक अबाउट इट, देर इज नो सजेशंस टुवर्ड्स इट। इसीलिए नाउ व्हाट यू हैव is at least the biggest country, America, trying to revive its own economy through its own measures by protecting itself against the Chinese goods, against Mexican goods and so on. तो अगर ये होगा, अगर अमेरिका इसमें से निकल आने की कोशिश करेगा, तो फिर naturally this is going to increase contradictions between America on the one hand and China on the other hand, America on the one hand and East Asia on the other hand. तो ये जो हम the period we are entering is one in which capitalism is going to lose इसका जो एक coherence होता है, वो coherence capitalism is going to lose. You would have, at the economic level at least, contradictions emerging between US on the one hand and East Asia on the other hand, US on the one hand and European Union on the other hand, जो एक you know unity जो एक था, that unity is going to be difficult to sustain. लेकिन इसका exactly कितना दूर ये जाएगा, to what is our, लेनिन ने कहा था इंटर इंपीरियलिस्ट राइवलरीज, क्या हम फिर से इंटर इंपीरियलिस्ट राइवलरीज के जमाने में चले जाएंगे, गिविंग राइज टू ऑल काइंड्स ऑफ वॉर्स एंड सो ऑन? मुझे लगता अभी इज टू अर्ली, मुझे लगता है वैसा नहीं होगा। लेकिन ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस बढ़ेंगे, but I don't think the contradictions would actually express themselves in terms of intensity of rivalry like in the period Lenin was writing about. हाँ बोलिए। हाँ हाँ, कौन सा मॉडल? ओ अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, ऑल राइट। देखिए ये पीपीपी मॉडल इन हेल्थ केयर इज ए कंप्लीटली बोगस आइडिया, बिकॉज ये पीपीपी चीज ही बोगस है। बिकॉज ये पीपीपी का मतलब है कि गवर्नमेंट सब्सिडाइजेस प्राइवेट प्रॉफिट्स। ओके, तो ये only that healthcare will be effective which is government provided and universal. देखिए कैपिटलिस्ट कंट्रीज में इन दिस पीरियड, इसी पीरियड में स्पेन ने अपना पूरा हेल्थ केयर फैसिलिटीज नेशनलाइज कर दिया। Spain has nationalized all its hospitals, including private hospitals. I'm not saying permanently nationalized, वो पता नहीं कितने दिन रखेंगे, लेकिन ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि it is impossible to meet this crisis without hospitals being run by the government.
यानी कि लोगों को जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज मिलते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वही फैसिलिटीज मिलना चाहिए। तो प्राइवेट हॉस्पिटल को सरकार ने ले लिया है, एंड बिकॉज ऑफ दिस वहां के जो डॉक्टर्स हैं उनको सरकार सैलरी दे रही है एट द गवर्नमेंट रेट्स, वहां लोगों को फ्री ट्रीटमेंट मिल रहा है। दिस इज द ओनली वे ऑफ कोपिंग विथ ए क्राइसिस, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर नॉट इनफ, इसीलिए ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल शुड बी मोबिलाइज। और वहां अगर आप मोबिलाइज करेंगे, देखिए सरकार ने एक टाइम पर tests were allowed to be done in the private hospitals, but those tests people had to pay money for. In fact, there was a demand कि आप उनको फ्री करिए, जैसे सरकारी हॉस्पिटल में आप अगर कोरोना वायरस टेस्ट करवाते हैं, इट शुड बी फ्री। सो सिमिलरली आप प्राइवेट हॉस्पिटल में करिए, लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि नहीं नहीं नहीं, आप फ्री नहीं कर सकते, तो 4,500 रुपए आपको देने पड़ेंगे इन द प्राइवेट हॉस्पिटल। दिस इज शॉकिंग। हमारे देश में द काइंड ऑफ कैलसनेस विच वी हैव टुवर्ड्स द पुअर, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां इतना है। मैंने कहा स्पेन के बारे में, स्पेन कैपिटलिस्ट कंट्री है, स्पेन कोई सोशलिस्ट कंट्री नहीं है। तो वहां भी ब्रिटेन में नेशनल हेल्थ सर्विस है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ऑल ओवर यूरोप नेशनल हेल्थ सर्विस है। तो नेशनल publicly funded healthcare, which is universal coverage, which has universal coverage, हर एक को कवर करता है। This is essential not only for this pandemic, for meeting future pandemics. हमारे यहाँ जब भी कुछ पैंडेमिक होता है, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी होता है, our government, पर्टिकुलरली बीजेपी गवर्नमेंट सोचती है कि भाई इससे हमारे जो दोस्त हैं कैपिटलिस्ट, उनको कैसे फायदा पहुंचाए। तो ये पीपीपी इज वन सच थिंग। द होल आइडिया is to make sure that some money goes to the private pockets, while in a period of national emergency we should be thinking in terms of nationalizing, even if temporarily, commandeering all private healthcare facilities. तो ये पीपीपी से तो कुछ नहीं बनेगा। It's basically government putting some money in private capitalist pockets.